Online students, check your audio and video. देना, हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास के अंदर, दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। हम लोग स्टार्ट किए थे ये वाला टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उसको 5 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा था पार्टनरशिप, चौथा था कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा था कंपनी। क्लियर? तो 5 टाइप से हम कोई भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब उन 5 टाइप्स के अंदर हम फर्स्ट टाइप जो था वो शुरू किए थे। द नेम ऑफ द टॉपिक वाज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। द वर्ड सोल मीन्स अकेले, सिंगल, है ना। और प्रोप्राइटरशिप का वर्ड का मतलब था प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब था जहां पे सिंगल ओनर है, अकेला मालिक है, वही सारा पैसा लगाया है और सारा डिसीजंस वही लेता है, सारे बिजनेस को वही मैनेज करता है। ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। उसके बाद हम स्टार्ट किए थे फीचर्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे कुछ तो बहुत इजी फीचर्स थे और एक दो थोड़ा सा अच्छा फीचर्स था। जैसे पहला बहुत इजी था, सिंगल ओनरशिप। नाम से पता चल रहा है अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, राइट। एक अकेला मालिक है और वही सारा बिजनेस को शुरू किया है और वही उसको रन कर रहा है, राइट। दूसरा हम पढ़े थे फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो कोई भी अलग से लीगल लॉ नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम कभी भी शुरू कर सकते हैं अपनी इच्छा से और हम जब चाहें उसको बंद कर सकते हैं। अलग से कोई भी इंडिया में लॉ नहीं है फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है ये? उसके बाद हम लोग पढ़े थे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कौन बताएगा व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? क्या था अनलिमिटेड लाइबिलिटी? ठीक है, इक्षित क्या था? वेरी गुड। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब था कि बिजनेस में जितना भी संपत्ति है, बिजनेस के पास जितना भी पैसा है, अगर वो पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है बिजनेस के लोन को चुकाने के लिए, बिजनेस के लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए, तो फिर मालिक को अपना पर्सनल संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा और उस पैसे को यूज करना पड़ेगा बिजनेस का जो लोन्स है उसको चुकाने के लिए। ऐसे टाइप ऑफ जो फीचर है उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स में से है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बहुत बार आएगा आगे चल के, 4 से 5 बार आएगा। कभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड आएगा, कभी लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड आएगा। दोनों का मीनिंग में बताया था। अनलिमिटेड मतलब जहां पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पैसा देना पड़ेगा, और लिमिटेड लाइबिलिटी भी बताया था जिसका मतलब था कि पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचना पड़ेगा। जितना पैसा हम बिजनेस में लगाए हैं सिर्फ उतना के लिए ही जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा का नुकसान अगर हो जाता है तो हम पैसा नहीं देंगे। दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। आगे चल के आएगा कंपनी में, ठीक है। फिर हम पढ़े थे इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ये तो आसान है, अकेला सारा रिस्क ले रहा है और सारा प्रॉफिट अकेले एंजॉय कर रहा है। जो रिस्क होगा सब सोल प्रोप्राइटर का, जो फायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो भी सारा सोल प्रोप्राइटर का होगा। क्लियर है? उसके बाद पढ़े थे हम वन मैन कंट्रोल, राइट। वन मैन कंट्रोल का मतलब सारा डिसीजंस जो भी होता है इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, वो अकेले सारा डिसीजंस लेता है। दैट इज कॉल्ड एज वन मैन कंट्रोल। क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ेंगे नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना। व्हाट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी? ठीक है। अकाउंट्स में जो बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को मैं पढ़ाया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर के अंदर। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल नाम था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, कौन बताएगा व्हाट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? क्या था कृष्णा बिजनेस एंटिटी?
तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो था वो बोलता था, अकाउंट्स का बता रहा हूँ, अभी बैच 2 के बच्चे लोग नहीं पहुंचे उधर, अभी तो हम पहला चैप्टर में बैच 1 वाले पढ़े हैं, ठीक है। बैच 2 में मैं लाइबिलिटी पढ़ाते समय बताया था कि अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है। तो एक हो गया बिजनेस और दूसरा है मालिक। मालिक को क्या बोलते हैं? बिजनेस मैन। मैं बोला था इनके बीच में दीवार है, याद है? दीवार है इनके बीच में, दोनों अलग अलग हैं। कभी इन दोनों को एक मत मानना अकाउंट्स के लिए। बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। सारा ट्रांजेक्शन्स किसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं हम? बिजनेस के हिसाब से। कभी भी हम अपने आप को बिजनेस मैन नहीं मानते। क्लियर है? ये किस में है? ये अकाउंट्स में है। क्लियर है? अब बीएसटी में क्या है, लॉ क्या बोलता है? अकाउंट्स बनाते वक्त तो अपने आप को बिजनेस मानेंगे तो ही हम अकाउंट्स बना सकेंगे, ठीक है। अब लॉ क्या बोलता है, इंडिया में कानून क्या बोलता है जो बिजनेस स्टडीज में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज में जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। पॉइंट का नाम है, पॉइंट नंबर 6, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग नहीं है। किसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के हिसाब से। आगे कोई बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, जैसे कंपनी में है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। एक ही है बोलने का मतलब है लॉ के नजरिए में, अकाउंट्स के नजरिए में हमेशा अलग अलग है। अकाउंट्स में कोई डिस्कशन नहीं, अकाउंट्स में कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस हो, मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, अकाउंट्स का बात खत्म, ठीक है। बीएसटी का बात चल रहा है। तो बीएसटी में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर लॉ इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता, इन दोनों को एक ही मानता है। एक ही मानता है इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस का नाम है उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी, ठीक है, और यहाँ पे ओनर का नाम है अमन। तो लॉ के नजरिए में उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी और अमन ये अलग अलग नहीं है, लॉ के नजरिए में ये एक ही है। इसका मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी को तो वो मुझे ही आके बोलेगा, चाहे वो मेरे बिजनेस से उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, बट वो किसको आके बोलेगा? वो मेरे को ही आके बोलेगा। आज अगर गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना है मेरे बिजनेस के अगेंस्ट, जैसे मैं कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूं सपोज, या फिर मैं सोच लो किसी का पैसा खा गया, किसी का पैसा नहीं दे रहा हूं, ऐसा मैं कुछ भी किया, तो लॉ बोलता है कि हम किसके खिलाफ केस करेंगे? मेरे खिलाफ केस चलेगा, ना कि किसके खिलाफ? बिजनेस के नाम पे केस नहीं होगा। किसके नाम पे केस होगा? मेरे नाम पे केस होगा, राइट। इसका मतलब इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। बिजनेस अलग से एग्जिस्ट नहीं करता इन द आई ऑफ लॉ। सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है? बिजनेसमैन। मालिक को जानते हैं हम, बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग नहीं है। आज कुछ भी होगा तो वो मेरे को ही आके बोलेंगे, मैं ये नहीं बोल सकता कि जाओ उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी को जाके बोलो। आज तुम लोग सोच लो एग्जाम्पल के तौर पे, सोच लो कोर्स खत्म नहीं हुआ सपोज, तो तुम्हारे पेरेंट्स आके बोलेंगे सर ये तो कोर्स खत्म ही नहीं हुआ, आप पढ़ाने बोले थे कोर्स खत्म, मतलब मुझे क्यों बोल रहे हो? उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी को बोलो जाओ। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? नो, बिकॉज मैं और उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। अगर कोई बात उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी को बोलना है तो मुझे बोलेंगे दैट मीन्स दे आर टेलिंग टू द उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी। बात समझ में आ रहा है? तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जाओ उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी को पैसा दिए थे, जाओ उनको बोलो, जाओ हमको मत बोलो। क्यों? ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सोच लो रिलायंस जियो क्या है? कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ी है, कंपनी है ये तो, है ना। इसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट किए, शेयर होल्डर्स लोग हैं। इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर मुकेश अंबानी है, और भी छोटे मोटे शेयर होल्डर, मेरे पास भी रिलायंस का शेयर है, तो मतलब मैं भी रिलायंस का मालिक हूं। बात समझो,
ओनरशिप कम्स फ्रॉम परचेजिंग शेयर्स। हाँ, मेरा ओनरशिप का जो परसेंटेज है, मैं कितना परसेंट मालिक हूं, मैं मालिक हूं 0.0000001% का, मेरा ओनरशिप इतना ही है। मुकेश अंबानी का 60% मालिक है, मुकेश अंबानी का 100% मालिक नहीं है, 60% मालिक है, ठीक है। तो मुकेश अंबानी क्योंकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर है रिलायंस का, इसलिए मुकेश अंबानी को मालिक बोलते हैं नॉर्मली। बट कोई भी पर्सन जो रिलायंस का शेयर्स खरीदा है, सब रिलायंस के मालिक है, सब रिलायंस के ओनर है, ठीक है। मेरे पास भी अगर 10 शेयर, 10 क्या, एक तो शेयर अगर मेरे पास रिलायंस का है, तो मैं भी रिलायंस का ओनर हूं। कोई एक तो भी शेयर खरीदता है, ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ रिलायंस, बट उसका जो ओनरशिप का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ओनरशिप जो है वो कम है, 0.0000011 ऐसे कुछ है। लेकिन मुकेश अंबानी के पास 60% ओनरशिप है। क्लियर है? तो अब जब रिलायंस जियो से सपोज तुम रिचार्ज किए, ठीक है, सब रिलायंस जियो से रिचार्ज किए, समझना बात को, ठीक है। सपोज 398 का रिचार्ज किए, ठीक है, जो भी आता है उसमें पैक 1.5 GB फॉर लेट से 50 डेज, 50 दिन का 1.5 GB का पैक तुम रिचार्ज किए, ठीक है। अब नेट फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आया नेट, तो तुम किसको जाके बोलोगे? रिलायंस को बोलोगे कि बोलोगे सर आप भी तो एक तो शेयर रखे हो, आप भी तो एक तो शेयर रखे हो, आप ठीक करके दो? मुझे आके बोल सकते हो? नहीं, मैं भी मालिक हूं, लेकिन मुझे आके नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग नहीं है। तो जब कोर्स नहीं खत्म हुआ तो मैं नहीं बोलूंगा कि जा ट्यूशन को जाके बोल, मुझे आके बोलोगे, क्योंकि हम दोनों अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, राइट। लेकिन जब तुम्हारा डेटा नहीं आ रहा है तो मुझे, या मुझे क्या, जाके मुकेश अंबानी को भी नहीं बोल सकते। मुकेश अंबानी भी सुनने के लिए लायबल नहीं है। मुकेश अंबानी बोलेगा मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझसे रिचार्ज थोड़ी कियो, किससे रिचार्ज कियो, रिलायंस जियो से रिचार्ज कियो, जाओ रिलायंस जियो को जाके बोलो। बात समझ में आ रहा है? तो सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब होता है मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है मालिक और बिजनेस अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ठीक है, अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन द आई ऑफ लॉ। क्लियर है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मालिक और दुकान अलग अलग नहीं है, ठीक है। क्लियर है? लेकिन कंपनी के केस में आगे चल के पढ़ाऊंगा, कंपनी 5 नंबर टॉपिक है ना, कंपनी। कंपनी के केस में क्या होने वाला है, कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी होने वाला है। इसका मतलब इन केस ऑफ अ कंपनी, द कंपनी एंड द शेयर होल्डर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर है? ये पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आएगा ये, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी बार बार आएगा, ये वाला पॉइंट जैसे बार बार आएगा, वैसे ही ये वाला पॉइंट भी हर बार आएगा, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नाम से पता चल रहा है, सेपरेट मतलब अलग अलग, लीगल मतलब इन द आई ऑफ लॉ, एंटिटी मतलब बिजनेस। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ के नजरिए में बिजनेस कोई अलग एंटिटी नहीं है, राइट। बिजनेस अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है, बिजनेस और बिजनेसमैन ये अलग अलग नहीं होते हैं इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगेन फॉर बीएसटी, बीएसटी के लिए, अकाउंट्स में नहीं, अकाउंट्स में हमेशा होता है, ठीक है। अकाउंट्स में जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं दोनों को अलग अलग मानेंगे हमेशा। क्लियर है? देखना, मत डरो, कुछ नहीं होगा उससे। देखो, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के पास अलग से पहचान नहीं है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, राइट। अपने ओनर के अलावा इसका अलग से कोई पहचान नहीं है, राइट। लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द एंटरप्राइज। लॉ के नजरिए में बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग नहीं है, राइट। बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, ये दोनों एक ही हैं। क्लियर है? ये किसमें है,
सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। आगे चल के कंपनी फॉर्म और बिजनेस में बदले सर, ठीक है। मैं तुमको सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। देखना, देखो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो हम आगे चल के पढ़ेंगे ही। यहाँ कंपनी शुरू हुआ है, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, पॉइंट नंबर 1, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो कंपनी में ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिल पाया है। कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी भी मिल जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी मिलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? तो सोल प्रोप्राइटरशिप का पॉइंट नंबर 6 हो गया है फीचर्स का, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है ये? आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, सातवां फीचर बोलता है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मतलब ये बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि एक अकेला मालिक है, उसको कुछ भी हो गया, ठीक है, तो बिजनेस कम्स टू एन एंड। उसको कुछ भी हो जाए, चाहे उसका डेथ हो जाए या वो इनकैपेसिटी हो जाए। इनकैपेसिटी का मतलब अब वो सक्षम नहीं है बिजनेस करने के लिए। जैसे अभी मेरा होश गोश ठीक है, तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, क्या पता और 20-25 साल बाद मे बी आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन, आई विल ग्रो ओल्ड, आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टीच। दैट मीन्स इनकैपेसिटी। जैसे क्रिकेटर्स है, अपने प्राइम में अच्छा खेलते हैं, बट वंस दे रीच 38, 39, 40 की उम्र में दे रिटायर, मतलब दे आर इनकैपेबल नाउ। इनकैपेबिलिटी मीन्स जो काम वो कर सकते थे, नाउ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, राइट। अब जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मे बी दे हैव बिकम इनकैपेसिटी, उनका इनकैपेसिटी हो गया होगा, अभी वो लोग वो काम नहीं कर पाते जो पहले कर पाते थे। तो सबके साथ होता ही है वो। तो जब बिजनेस का मालिक के साथ इनकैपेसिटी हुआ, तो मतलब वो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि अकेला मालिक है, सिंगल ओनर है, कोई नहीं है, और उसको कुछ भी होता है, चाहे वो इनकैपेबल हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट यू नो, अकाउंट्स में बैचवन वाले बताओ, व्हाट इज इंसॉल्वेंट? अनिश, वेरी गुड। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसका लाइबिलिटी ज्यादा, एसेट कम है, मतलब जो अपने पोजीशन में नहीं है कि लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके। तो जब एक आदमी का डेथ हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो इनकैपेबल हो जाता है, तो इससे क्या होगा? ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा, बिजनेस भी बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप लैक्स इन कंटिन्यूटी, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। जब तक मालिक है, जब तक वो चला रहा है बिजनेस, तब तक वो चलेगा, बट वंस उसको कुछ भी हुआ तो द बिजनेस कम्स टू एन एंड। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी चलता ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, क्या आज का कंपनी है क्या टाटा? टाटा फाउंडेड इन 1800, तो आज से 150-200 साल पहले का कंपनी है, ठीक है। जो रतन जी टाटा है, उनके जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो लोग स्टार्ट किए थे टाटा कंपनी को। अभी रतन टाटा जी का भी डेथ हो गया, उनके नेक्स्ट जनरेशन संभाल रहा है, उनको भी कुछ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन संभालेगा। तो 150, 200, 300 साल, 250, 300 साल हो गया, चल रहा है कंपनी। इसका मतलब इसका क्या है? इसका लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये बिजनेस चलता ही रहेगा, ठीक है। ऐसे बिजनेस किसमें होता है ये फीचर? ये फीचर कंपनी में होता है, ठीक है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में फीचर मिसिंग है, क्यों? बोलो। हाँ, वो तो ऑब्वियस सा बात है, ये तो है कि उसके घर वाले, तो घर वाले वाला तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम पढ़ेंगे, है ना। उसका बेटा या बेटी कंटिन्यू कर सकते हैं, सही बात है वो तो, बट रेशियो बहुत कम देखा गया है ना। जैसे कुछ लोगों के हाँ दे कंटिन्यू, कुछ लोग कंटिन्यू कर भी लेते हैं, बट अ मेजॉरिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप यूजुअली कम्स टू एन एंड, यूजुअली बंद हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, आठवां फीचर, स्मॉल इन साइज। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला मालिक है, सारा पैसा वो अकेले ही लगाया है, सारा बिजनेस को वो अकेले ही मैनेज करता है,
तो जब एक ही आदमी सब कुछ करेगा तो बिजनेस बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा, बिजनेस छोटा रह जाएगा, द बिजनेस विल बी स्मॉल इन साइज, राइट। तो आज तुम सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा कोई कंपनी, ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं जानते होगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप में है। लेकिन कंपनी में बहुत सारे, रिलायंस है, टाटा है, ठीक है, अडानी है, ये सब क्या है, सब कंपनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना बड़ा बिजनेस एक भी नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा काम वो अकेले कर रहा है, सारा पैसा वो खुद लगाया है, सारा डिसीजन वो खुद लेता है। तो जब एक ही आदमी सब कुछ करेगा तो द बिजनेस विल नॉट बी दैट ग्रेट, उतना बड़ा बिजनेस नहीं बन पाएगा, बिजनेस छोटा रह जाएगा, स्मॉल इन साइज रह जाएगा। क्लियर है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को यूजुअली स्मॉल इन साइज देखा गया है, ज्यादातर जो है वो स्मॉल इन साइज ही होता है। क्लियर है ये। तुम जैसे कोई भी स्टार्टअप का भी एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल है जोमैटो, फाउंडेड बाय, नहीं पता, किसी को नहीं पता, खाली ऑर्डर करो। नहीं पता जोमैटो, सच में नहीं पता, मजाक कर रहे हो कि सच में नहीं पता? नहीं पता। ऑर्डर करते हो तो? हाँ, ऑर्डर तो करते हो ना। फाउंडेड बाय दीपेंद्र गोयल, ठीक है, दीपेंद्र गोयल, फाउंडेड बाय दीपेंद्र गोयल, ठीक है। तो दीपेंद्र गोयल जब शुरू किया जोमैटो, तब वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही था, अकेला तो शुरू किया था, या एक दो और दोस्त लोगों के साथ सोल प्रोप्राइटरशिप में ही किया था, ठीक है, अकेला ही मालिक था उसका। बट जैसे जैसे जोमैटो पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ, उसको वो क्या बनाया, कंपनी बनाया। जोमैटो अभी एक कंपनी है, कंपनी बनाना जरूरी है अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे अकेला आदमी पैसा लगाएगा, कब तक कितना ग्रो कर लेगा? एक आदमी के पास लिमिटेड पैसा है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, एंड है उसके बाद, और नहीं है उसके पास। लेकिन वंस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हजारों हजारों करोड़ रुपए हम और भी लोगों से लाके बिजनेस कर सकेंगे, राइट। तो जब भी बिजनेस को बड़ा बनाना है तो वहां पे हमको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है उतना बड़ा नहीं बन पाएगा, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो बड़ा बनेगा। क्लियर है। तो लास्ट फीचर है स्मॉल इन साइज। तुम ये नहीं देखे हो शार्क टैंक इंडिया? तो उसमें तो बैठा रहता है वो, हर एपिसोड के पहले बोलता है वेलकम दीपेंद्र गोयल। ठीक, काम का चीज देख रहे हो ना, तो देखना चाहिए। इफ यू आर नॉट सीइंग यू शुड सी, है ना। अगर नहीं देखते हो तो इतना शार्क टैंक इंडिया विल, मतलब तुम्हारा कॉमर्स का जो भी नॉलेज है, कॉमर्स के बैकग्राउंड है, उसको और अच्छा बेहतर बनाएगा। सीखोगे कैसे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कैसे क्रिएट किए, कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे एटलीस्ट कॉमर्स के बच्चे लोगों के लिए तो जरूरी है, दे शुड सी द सीरीज शार्क टैंक इंडिया, ठीक है, देखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, स्मॉल इन साइज, देखना। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एज ऑल द फंड्स आर अरेंज्ड बाय वन पर्सन। सारा पैसा एक अकेला आदमी लगाएगा तो वो बिजनेस को ज्यादा नहीं चला सकेगा। सारा मैनेजमेंट वो अकेला करेगा, टोटल मैनेजमेंट कंट्रोल लाइज विथ वन पर्सन ओनली। जो सारा पैसा अकेले लगाएगा, सारा इन्वेस्टमेंट खुद करेगा, सारा बिजनेस को मैनेज खुद करेगा, सारा डिसीजंस खुद लेगा, ऐसे बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स, एक लिमिटेड पैसा एक आदमी के पास, वो लिमिटेड पैसा ही लगा सकेगा। हैज लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, मैनेज करने का भी जो एबिलिटीज है वो भी लिमिटेड है। एक आदमी कितने लोगों को मैनेज करेगा? 1000, 2000, 3000, 5000 लोगों को मैनेज कर लेगा, फिर अब तो फिर ग्रो नहीं हो पाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना ही पड़ेगा। देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है।
क्या क्या फीचर्स है, ये रहा इसका छोटा सा समरी। सारा पॉइंट्स हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इजी, इसमें इजी इजी पॉइंट्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताया। एक हो गया तुम्हारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और दूसरा हो गया तुम्हारा नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको छोड़ के बाकी जो पॉइंट्स हैं वो इजी है, सिंपल है, राइट। फिर हम पढ़ेंगे क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या एडवांटेजेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का, ठीक है। तो कुछ बेसिक एडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के। हम पहले एडवांटेजेस को, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो चेक कर लेना, वॉइस लो आ रहा है बोल रहे श्रद्धा, बाकी लोग चेक कर लो, पीयूष, श्रेयस, चेक ऑडियो। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है बोल रहा, तो क्या सुन रहे हो? तो वॉइस नहीं आ रहा है कैसे बता पाए? सुने, वॉइस आ रहा होगा तब तो बताए ना, वॉइस नहीं आ रहा है सुने। महान लोग हैं, बीच बीच में कट हो जा रहा है स्लो। अच्छा ठीक, देखना। तो मेरिट से एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का सबसे पहला मेरिट्स, बहुत सिंपल सिंपल मेरिट्स है। पहला मेरिट है क्विक डिसीजन। तुम खुद बताओ, जब एक अकेला पर्सन होगा तो बिजनेस में डिसीजंस लेने में बहुत जल्दी वो डिसीजंस ले सकेगा, राइट। बहुत जल्दी वो डिसीजंस ले सकेगा, तो किसी से पूछने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब एक अकेला मालिक है तो वो बिजनेस में डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी ले सकेगा, क्योंकि उसको किसी और से ओपिनियन, किसी और से राय लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे ओनर होंगे, पार्टनरशिप होगा या फिर कंपनी होगा, तो बहुत सारे ओनर होंगे, और जब बहुत सारे ओनर होंगे तो फिर हमको सबसे उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा, उनका राय लेना पड़ेगा, और जब सबका ओपिनियन लेंगे उसके बाद हम डिसीजंस ले पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, डिसीजंस लेने में डिले होगा, लेकिन यहां क्या होगा, डिसीजन जल्दी होगा। क्लियर है ये? तो क्विक डिसीजन बहुत सिंपल है, अकेला पर्सन डिसीजन लेगा, जल्दी डिसीजन ले पाएगा, किसी से पूछने का जरूरत ही नहीं है, किसी का सुनने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ओनर होंगे, वहां डिसीजंस लेने में समय लगेगा। क्लियर है? ठीक है, हम सारा पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर लिखेंगे उसको। सेकेंड है कॉन्फिडेंशियलिटी। तुम बताओ व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियल का मतलब प्राइवेसी या सीक्रेट बेसिकली, है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है यहाँ पे मेंटेनिंग सीक्रेट्स अबाउट द बिजनेस। तो जब एक अकेला पर्सन होगा, वो खुद ही सारा पैसा लगाया है, वो खुद ही सब कुछ जानता है अपने बिजनेस के बारे में, वो खुद ही सारे डिसीजंस लेता है, तो यहाँ पे कोई भी जो सीक्रेट्स होगा उसका लीक होने का चांसेस बहुत कम होगा, क्योंकि वो खुद सारा बात जानता है। किसी को बताएगा तब तो वो लीक करेगा, हम किसी को बताना ही नहीं है, अकेले मालिक है, सब हम खुद ही जानते हैं, किसी और से ओपिनियन लेना नहीं, किसी और को बताना नहीं है हमारे बिजनेस का सीक्रेट्स। तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन हो सकेगा इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन जब पार्टनरशिप होगा, बहुत सारे पार्टनर होंगे, तो चांसेस है कि कोई एक पार्टनर जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है लीक कर दे, है ना, या फिर एम्प्लॉय लीक कर सकते हैं। बट हमारे बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि एक बहुत छोटा बिजनेस है, हम एम्प्लॉय को उतना ही बताते हैं जितना उनको जानने का जरूरत है। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, जिससे हमको नुकसान हो सकता है, ऐसे इंफॉर्मेशन हम अपने एम्प्लॉयज को ही नहीं बताते, राइट। तुम भी अपने बिजनेसेस के अंदर, तुम्हारे पापा उतना ही बात बताते होंगे एम्प्लॉय लोगों को जितना उनको जानना जरूरी है ना। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर ही नहीं करेंगे जो किसी और को बता देगा तो हमको नुकसान होगा, ठीक है। बट पार्टनरशिप में या कंपनी में बहुत बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत बहुत सारे ओनर हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि जो सीक्रेट्स है उसका लीक होने का। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? पर सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा आसान होगा। इतना क्लियर है? दूसरी बात,
ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जो भी इसको प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको पब्लिकली दिखाना जरूरी नहीं है। आज जैसे मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, ये तुमको मैं बताऊं, ये जरूरी नहीं है। नहीं बताऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बनाया है कि सोल प्रोप्राइटर कितना पैसा कमा रहा है जनता को बताएगा, पब्लिक को बताएगा। नहीं, क्यों बताऊं मैं कितना पैसा कमा रहा हूं मैं जानता हूं, मैं क्यों बताऊं तुमको, राइट? या तुम कितना कमा रहे हो मुझे बताओगे क्या? तुम्हारे पेरेंट्स कितना कमा रहे हैं, नहीं बताओगे ना। लेकिन कंपनी में सबको पता है रिलायंस कितना पैसा कमाया इस साल, सबको पता है टाटा कंपनी को इस साल कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो इनका जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। इसीलिए इनमें कितना प्रॉफिट हो रहा है ये सबको पता है, पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तुम सर्च कर सकते हो कि रिलायंस लास्ट 5 इयर्स में कितना कितना प्रॉफिट कमाया है, गूगल में आ जाएगा कितना कितना प्रॉफिट कमाया है। लेकिन तुम सर्च करो उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी कितना कमाया है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं कहीं लिखा ही नहीं हूं, मेरा कोई वेबसाइट में लिखना जरूरी नहीं है कि मैं कितना पैसा कमाया हूं बोल के। लेकिन रिलायंस को अपने वेबसाइट में लिखना जरूरी है कि रिलायंस कितना पैसा कमाया पिछला साल। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मेरे लिए सीक्रेसी मेंटेन करना आसान है, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे मैंडेटरी किया ही नहीं है कि मैं अपना बही खाता सबको दिखाऊं, मैं कितना भी कलेक्शन हुआ कितना खर्चा हुआ मैं सबको दिखाऊं। ये गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं किया है मेरे लिए, बट रिलायंस के लिए मैंडेटरी कर दिया है, टाटा के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो कितना रुपए का सामान बेचे, कितना रुपया खर्चा किए, सब इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट में डालेंगे। इनके लिए मैंडेटरी है। तो इसीलिए इनके लिए सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट है, बट मेरे लिए सीक्रेसी मेंटेन करना आसान। बात समझ में आ रहा है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है मेंटेनिंग सीक्रेट्स अबाउट द बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फायदा है कि सीक्रेसी मेंटेन करना आसान है यहाँ पे, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। क्योंकि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कितना का सेल हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सब तो तुमको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा वेबसाइट के अंदर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, और क्या क्या एडवांटेज है देखना। डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो काम करेगा उससे जो फायदा होगा सारा फायदा उसी का, जो पैसा कमाएगा जो काम करेगा उससे जो फायदा होगा सब फायदा उसी का। लेकिन कंपनी में एम्प्लॉय लोग हैं, एम्प्लॉय लोग काम करेंगे लेकिन फायदा किसका होगा? फायदा मालिक का होगा, ओनर का होगा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है कंपनी में या पार्टनरशिप में। हम काम कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट सबके बीच में डिवाइड हो रहा है ना। जैसे 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। काम सोच लो ए ज्यादा कर रहा है, बी और सी उतना काम नहीं कर रहे, लेकिन जब प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है सबके बीच में डिवाइड हो रहा है। तो काम के बदले डायरेक्ट फायदा यहां नहीं मिल पा रहा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला प्रॉफिट रिसिपिएंट है, तो जो काम करेगा जो मेहनत करेगा उससे जो फायदा होगा वो सारा बेनिफिट सिर्फ उसी को ही मिल रहा है। तो ये हमारा तीसरा एडवांटेज है, डायरेक्ट इंसेंटिव। क्लियर है? जो फायदा आएगा, जो काम करोगे उससे जो फायदा होगा वो सब एक ही पर्सन का होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब है अचीवमेंट। तो जब एक पर्सन अकेला बिजनेस करता है और वो बिजनेस को चलाता है तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। तुम अपने पापा से बात करो, पापा बोलेंगे बेटा 100 रुपये में चालू किया था, 1000 में चालू किया था, आज यहाँ तक पहुंचे। तो दे हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। वो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है उनमें कि मैं इतना से चालू किया था और मैं यहां तक पहुंचाया हूं। दे हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, राइट। तो एक सोल प्रोप्राइटर के पास सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है, उसको लगता है कि हाँ वो कुछ अचीव किया है, अपना बिजनेस को चलाया है और वो कुछ हद तक एक चीज अचीव किया है जिंदगी में। दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। क्लियर है? और लास्ट है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए अलग से लॉ तो है नहीं, तो जब मर्जी हम खोल सकते हैं, इजी टू फॉर्म, जब मर्जी बंद कर सकते हैं, इजी टू डिसॉल्व। क्लियर है ये? तो ये सारा हो गया एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? तो ओवरऑल मैं सारे एडवांटेजेस एक बार समझा दिया हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर
इसको लिखेंगे और लिखते लिखते एक बार और समझेंगे। क्लियर है? तो मेरिट्स और डिमेरिट्स हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।